Assalamualaikum and welcome back to my channel. How are you all? I hope आप सब ठीक होंगे। ड्यूरिंग लॉकडाउन आप सब बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहे होंगे, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज से हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करें माइक्रोबायोलॉजी की। आई होप आप सबको मेरा ये आइडिया बहुत पसंद आएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। The historical roots of microbiology are quite well huge. There are many inventions and the inventors, scientists. साइंस माइक्रोबायोलॉजी की रूट्स बहुत ज़्यादा डीप हैं और इसमें बहुत सारे इन्वेंटर्स और इन्वेंशंस इन्वॉल्व हैं। तो आपको मैं बताती चलूँ कि माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री को 2 ग्रुपिंग में डिवाइड किया गया है। 1 ग्रुपिंग कहलाती है बिगनर्स पीरियड ग्रुपिंग और सेकंड कहलाती है गोल्डन पीरियड। 1600 to 1700 के दौरान जो रिसर्चेज हुई उनको स्टार्टिंग पीरियड कहलाता है और 1800 to 1900 जो रिसर्चेज हुई, साइंटिस्ट ने जो रिसर्चें की, वो गोल्डन पीरियड कहलाती हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी इस वीडियो में कि क्या क्या रिसर्चेज हुई और क्या रिसर्चेज नहीं हुई। तो सबसे पहले अगर माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री की बात करें तो वो स्टार्ट होती है माइक्रोस्कोप की डेवलपमेंट से और एबायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस की थ्योरी से। तो पहले मैं आपको एबायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस की थ्योरी को क्लियर करती चलूँ। एबायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस बेसिकली 2 थ्योरीज कॉन्सेप्ट थे। एबायोजेनेसिस का मतलब ये था थ्योरी का कि नॉन लिविंग मैटर से लिविंग मैटर आते हैं लाइफ में, और बायोजेनेसिस का मतलब ये था कि लिविंग मैटर से लिविंग मैटर रिप्रोड्यूस होते हैं। दोनों बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो कि हमारे हिसाब से बेसिक हैं, लेकिन उस वक्त बेसिक नहीं थे। तो बहुत ज़्यादा डिबेट हुई दोनों कॉन्सेप्ट्स को लेकर और बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट ने एबायोजेनेसिस को फेवर किया और बहुत सारे साइंटिस्ट ने बायोजेनेसिस थ्योरी को फेवर किया। देन इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से फिलोसफर्स और साइंटिस्ट कौन सी थ्योरी के हक में थे। तो सबसे पहला नाम आता है एरिस्टोटल का, जो कि ग्रीक फिलोसफर थे और इन्होंने फुली सपोर्ट किया एबायोजेनेसिस की थ्योरी को। देन इनका मानना ये था कि एक हीट है, वाइटल हीट, जो कि लाइफ को जनरेट करती है, यानी कि नॉन लिविंग मैटर से लिविंग मैटर जनरेट होते हैं, लाइफ उनको मिलती है। और इनका ये सबसे पहला एक आइडिया था उस वक्त का कि लाइफ कैसे वजूद में आई। इनके बाद जॉन नदीम ने भी एबायोजेनेसिस को सपोर्ट किया और इन्होंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए इसको सपोर्ट करने के लिए। स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को सपोर्ट कर रहे थे, जो कि एबायोजेनेसिस की थ्योरी कहलाती है। इनके बाद फ्रांसिस्को रेडी की थ्योरीज आती हैं। फ्रांसिस्को रेडी ने सिंपली जार्स लिए थे, उनके अंदर मीट और रोटन एग्स वगैरह रख दिए थे और इन जार्स को डिफरेंट तरीके से कवर किया था। एक जार ओपन रखा था, एक को क्लॉथ से कवर किया था और एक को कम्प्लीटली, और इसके क्लॉथ से कवर किए हुए जार पे और ओपन जार पे लार्वास आए थे। क्लॉथ वाले जार के क्लॉथ के ऊपर लार्वास डेवलप हुए थे, जबकि फुली सील जो है उसके अंदर कुछ नहीं हुआ था। तो इसने इस तरह से बिल्कुल सही बायोजेनेसिस की कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि नॉन लिविंग मैटर से लिविंग मैटर नहीं आ रहे, जबकि फ्लीज ने अपने ही एग्स दिए हैं वहाँ पर क्लॉथ के ऊपर और ओपन जार के अंदर,
और वहां से लाइफ डेवलप हुई है। लुईस पास्चर का भी नेम आता है स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को डिसअप्रूव करने के लिए। इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके अंदर इन्होंने एक स्वान नेक फ्लास्क इस्तेमाल किया था और इन्होंने ये डिस्क्राइब किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, लिविंग माइक्रोब्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फर्मेंटेशन और दूसरे प्रोसेसेस के लिए। और इन्होंने डिसअप्रूव किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को। और साथ साथ इन्होंने अपने फ्लास्क एक्सपेरिमेंट में कॉटन यूज़ की थी। कॉटन यूज़ करने के बाद इन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि एक लॉन्ग नेक जो है उस फ्लास्क की, उसके अंदर माइक्रोब्स ट्रैप हो जाते हैं जिसकी वजह से वो सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते। और इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था जर्म थ्योरी की बिगनिंग को कि माइक्रोब्स एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं। इन सब थ्योरीज के बाद ये डिक्लेयर हो गया कि बायोजेनेसिस थ्योरी राइट है और स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी रॉन्ग है। और आज जैसे कि हमारे लिए नॉर्मल सी बात है कि लाइफ ही लाइफ को जनरेट करती है, रिप्रोड्यूस करती है, तो तब ये नॉर्मल बात नहीं थी और इस पर काफ़ी बहस हुई थी तभी। इसके बाद मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस का बताती हूँ जो कि माइक्रोबायोलॉजी की इन्वेंशंस में बहुत अहम हिस्सा है। वो है डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जैसा कि आप सबको पता है कि अगर ना होता तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कोई मखलूक है जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखी जा सकती हैं और डिजीज़ कॉज करती हैं और दूसरे फ़ायदे भी पहुंचाती हैं। तो माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन की अगर बात करें तो और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जो मेजर साइंटिस्ट थे उनमें गैलीलियो गैलीली का भी नेम आता है जिन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप और बहुत सारी इन्वेंशंस की थी। इसके अलावा रिचेरिस और दूसरे साइंटिस्ट के भी नेम आते हैं जिन्होंने माइक्रोस्कोप की इजाद में भरपूर हिस्सा दिया था। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए कॉपीज को एग्जामिन किया और इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि जो उसमें कंपार्टमेंट्स शो हुए हैं वो सेल कहलाए इनके मुताबिक। और इन्होंने बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल को एक्सप्लेन किया कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हुए। तो ये बहुत अहम एक डिस्कवरी रही अपने दौर की। देन एंटनी वॉन लीeuwenhoek जो कि माइक्रोबायोलॉजी के फादर भी कहलाते हैं, फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहलाते हैं। ये बहुत ज़्यादा अहम शख्सियत रही है माइक्रोबायोलॉजी की। इन्होंने अबाउट 250 माइक्रोस्कोप्स डिज़ाइन किए जिसमें इन्होंने स्पर्मेटोजोआ, इरिथ्रोसाइट्स, स्किन सेल्स, क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ आई और मसल्स और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें एग्जामिन की। और इन्होंने माइक्रोस्कोप से जो माइक्रोब्स एग्जामिन किए उस वक्त इन्होंने उसको एनिमैक्यूल्स का नेम दिया और बहुत ज़्यादा इन्होंने उस वक्त डिस्कवर किया माइक्रोस्कोप से चीज़ों को। और प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया वगैरह भी इन्होंने देखे और इन्होंने बहुत ज़्यादा लेटर्स लिख के लंदन सोसाइटी उस वक्त थी उसको साइन किया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पहचाने लोग। एनिमैक्यूल्स इन्होंने उस वक्त नाम दिया था। और इस सारी डिस्कवरीज के बाद ये क्लियर हो गया कि एक ऐसी मखलूक भी है जिसको माइक्रोब्स यानी कि एनिमैक्यूल्स के नाम से जाना गया था और वो एग्जिस्ट करती है और वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा देती है और बहुत ज़्यादा डिजीज़ेस और डेली रूटीन में ये यूज़ होती हैं। एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट ने क्या उस वक्त रिसर्च किया था, इन्होंने फर्स्ट वैक्सीन की बुनियाद रखी थी। स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स की इम्यूनाइजेशन के हवाले से इन्होंने बहुत अच्छी डिस्कवरीज की थी। इन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि मिल्क मेड्स को काउ पॉक्स हो रही है जिसके बाद वो स्मॉल पॉक्स से सेफ हो रही हैं और उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रही है। तो इस तरह से इन्होंने वैक्सीन डेवलप की और काउ पॉक्स की वैक्सीन बनाई और जो कि स्मॉल पॉक्स के लिए काम करती थी। देन
लुईस पास्चर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज है। लुईस पास्चर ने सबसे पहले तो फर्मेंटेशन के ऊपर बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया। स्पॉन्टेनियस जनरेशन के खिलाफ इन्होंने बहुत अच्छी थ्योरीज दी और इन्होंने जर्म थ्योरी के हवाले से भी काफ़ी गाइड किया। देन इनका स्वान नेक एक्सपेरिमेंट है। देन इनकी सिल्क वॉर्म, वाइन और बियर इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छा काम इन्होंने किया। और इसके बाद इन्होंने एनारोबिक और एरोबिक बैक्टीरिया को एक्सप्लेन किया था। देन एंथ्रेक्स और बैसिलस एंथ्रेसिस और रेबीज की वैक्सीन इन्होंने डेवलप की थी। और इसके बाद इन्होंने रैबिट डॉग की स्पाइनल कॉर्ड से इन्होंने वैक्सीन डेवलप की थी। इसके अलावा इन्होंने चिकन कोलरा, जो कि बहुत अच्छा इनका काम था चिकन कोलरा के लिए, वो भी इन्होंने काम किया था चिकन कोलरा डिजीज़ के खिलाफ, जो कि बहुत अच्छी स्टोरी है कि ये अपनी वेकेशन पे चले गए थे कल्चर को रख के, और जब ये वापस आए तो कल्चर ओल्ड हो चुका था, जिसको इन्होंने जब इंजेक्ट किया चिकन्स में तो चिकन्स बच गई, उनको डिजीज़ नहीं हुई। तो बहुत अच्छा जो है इनकी डिस्कवरीज हैं और इनको मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इन्होंने पास्चराइजेशन के हवाले से भी काफ़ी एक्सप्लेन किया था कि कैसे हम अपने मिल्क को और दूसरे लिक्विड्स को स्पाइलर से बचा सकते हैं, स्पाइल होने से बचा सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इनकी कंट्रीब्यूशंस हैं माइक्रोबायोलॉजी में। इन्होंने शेप्स के हवाले से बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया था। देन बैसिलस को स्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इन्होंने एक्सप्लेन किया। जोसेफ लिस्टर ने सर्जरी के हवाले से बहुत अहम काम किया। देन एंटीसेप्टिक स्प्रे इन्होंने डेवलप किया था फिनोल को इस्तेमाल करते हुए, जो कि आज भी इस्तेमाल होता है। रॉबर्ट कॉक का सबसे इम्पोर्टेंट काम ये था कि इन्होंने कॉक्स पोस्टुलेट एक्सप्लेन किया, ट्रेंड के कैसे डिजीज़ कॉज होती है और कैसे हम आइसोलेट कर सकते हैं। दैन इन्होंने प्योर कल्चरिंग के हवाले से बताया था कि दैन इसके बाद इन्होंने कॉजेटिव एजेंट्स बताए थे विब्रियो कोलरा के, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रेसिस के। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस थी इनकी माइक्रोबायोलॉजी के हवाले से। पॉल अर्लिच ने इंट्रोड्यूस किया था केमिकल एजेंट्स, ड्रग्स, जिनको आजकल हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं दवाइयाँ, मैजिक बुलेट के नाम से जाने जाते थे। तब इन्होंने ट्रिफेन रेड और एसेंकिल्स नामी दो केमिकल्स यूज़ किए थे ट्रीटमेंट के लिए, सेफल्स और स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ के। और आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा होगा उस वक्त जो इन्होंने केमिकल्स यूज़ किए थे उनके स्ट्रक्चर्स। इनके बाद जो हमारे जाने माने एक साइंटिस्ट हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेंसिलिन की डिस्कवरी की थी। बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी ये, वर्ल्ड वॉर के दौरान इन्होंने ये डिस्कवरी की थी। और ये बेसिकली एक फंजाई से इन्होंने डिस्कवर किया था पेंसिलिन न्यूटेटम, और इसको यूज़ करते हुए इन्होंने ये दवाई बनाई थी। और ये बेसिकली स्टेफ के खिलाफ थी, स्टेफिलोकोकस ऑरियस के खिलाफ, और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इसमें। तो आई होप मेरी वीडियो आपको सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और समझ आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और माइक्रोबायोलॉजी बहुत ही अच्छी फील्ड है और बहुत इम्पोर्टेंट फील्ड है मेडिकल की, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड है। तो अगर आप सब इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप भी मेरी तरह ही हैं। अल्लाह हाफ़िज़।